हेलो। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज है एक नए सेलिब्रिटी की कुंडली एनालिसिस करके ये देखेंगे कि इनकी लाइफ में कौन कौन से प्लैनेट्स अच्छे हैं, कौन कौन से हाउस अच्छे हैं, किस तरह के रिज़ल्ट वो इनको दे रहे हैं, वो प्लैनेट इनकी लाइफ में किस तरह की सिचुएशंस पैदा कर रहे हैं, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, इस तरह से। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे आप काफ़ी गौर से और ध्यान से देखें। मैंने इसमें मल्टीपल चार्ट्स एक साथ लगा रखे हैं और अंदर की स्लाइड्स में जो चार्ट्स है वो सिंगल सिंगल भी आएंगे, ताकि आपको देखने और समझने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम लोग करेंगे D1 और D9 नवमांश और लगन कुंडली से। D1 में आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं और खाली हाउसेस कौन कौन से हैं, क्योंकि जो खाली है मेरे अकॉर्डिंग उसका कोई रिज़ल्ट नहीं है। अगर उस हाउस में अपनी पावर है तो ठीक है, वरना उस हाउस का कोई रिज़ल्ट नहीं है। जो भी लड़का या लड़की है वो उस हाउस के प्रति नॉट इंटरेस्टेड है। तो हम देखेंगे D1 में इनके 3 प्लैनेट्स बैठे 9th हाउस में, और 12th हाउस में बैठा है एक वीनस जो कुंडली का मालिक है, मगर वो भी बैठा है यूरेनस और प्लूटो के साथ। तो इनके 9th हाउस और 12th हाउस के रिज़ल्ट विदाउट एनी एफर्ट इनको मिलेंगे। मतलब कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वेट इनके 9th हाउस में और 12th हाउस में है। इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि एक चीज़ और देखेंगे D1 में कि क्या 6, 8, 12 में प्लैनेट्स है। तो यस, 12th हाउस में 3 प्लैनेट्स हैं, मगर मेन प्लैनेट है वीनस। 6 और 8 खाली है। ठीक है। अब D9 चार्ट को हम देखेंगे। इसमें हम ये देखेंगे इनके 6, 8 और 12 में कितने प्लैनेट्स हैं। तो भाई इनके 6, 8 और 12 में है 2, 3, 4, 5 प्लैनेट है। दैट मीन्स अगर ये शादी करती हैं तो डेफिनेटली इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है इसी वजह से इन्होंने शादी नहीं की, या शादी इन्होंने की वो ढंग से नहीं चली। इसके पीछे एक रीज़न और है, इनका 7th हाउस काफ़ी वीक है। वो मैं आपको दूसरे चार्ट्स में बताऊंगा। हमेशा कुंडली एनालिसिस करो तो ये हमेशा चेक करो कि 6, 8, 12 में D1 और D9 में प्लैनेट्स हैं कि नहीं। अगर D1 में है और D1 में नहीं है और D9 में है, तो मैरिज और D9 जो है की लाइफ आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखें। जो प्लैनेट्स D1 में कंजक्शन में बैठे हैं, 3, 3, 2, 2, 2 प्लैनेट्स, 3 प्लैनेट्स, 4 प्लैनेट्स, वो D9 में उस सेम राशि और सेम जगह पर भी बैठे हैं, या उनकी जगह पर कोई दूसरा आ गया। अगर ऐसा है तो वो रिज़ल्ट और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। यहाँ वर्गोत्तम थ्योरी पे काम नहीं करने के लिए कह रहा हूँ, बस चेक करने के लिए कह रहा हूँ। और जहाँ पे D1 में सिंगल सिंगल प्लैनेट बैठे हैं वहाँ पे रिज़ल्ट आते हैं, मगर उसमें वो सारा दारोमदार उस सिंगल प्लैनेट पे और उस भाव पे होता है। अब यहाँ इनके D9 में 3 प्लैनेट बैठे हैं, तो यहाँ ये तीनों प्लैनेट अपने वेट से इस D9 को काफ़ी हैवी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें समझने की है, अच्छे से आप इन सब चीज़ों को समझो। ज़्यादातर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, और जहाँ प्लैनेट्स नहीं है, खाली हाउसेस है, वहाँ कोई रिज़ल्ट नहीं आता, ना ही बंदा उस चीज़ में इंटरेस्टेड होता है। अगर उस हाउस की खुद की पावर हो तो बात अलग है। और D1 और D9 दोनों में वो हाउस खाली मिल जाए, जैसे इनका 5th हाउस है D1 का और D9 दोनों का खाली है। ठीक है। तो बच्चे हों या ना हो, कोई ख़ास इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये है, बहुत सारी ऐसी प्रेडिक्शंस निकलती है, तो वो हम इन हाउसेस से पता कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान उसकी तरफ से मुड़ जाएगा या इंटरेस्ट नहीं लेगा, नहीं। बस एक होता है कि बोल ठीक है, ओके, हाँ ठीक है बस ठीक है, उतना नहीं होता है। मगर जितना जहाँ पे प्लैनेट बैठे हुए हैं वहाँ पे इंसान बहुत तगड़ा इंटरेस्ट दिखाता है। ठीक है ना, क्योंकि ऑटोमेटिक वहाँ पे वेट बहुत ज़्यादा है। तो आगे के चार्ट्स हम देखते हैं। अब हम देखेंगे इनका प्लैनेटरी पोजीशंस वाला चार्ट।
ठीक है। इसमें हम क्या चेक करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि कौन सा प्लैनेट जो है उसकी प्लानिटरी पोजीशंस जिसको हम कहते हैं उसको हम नक्षत्र भी कहते हैं। इसमें हम ये पता लगाएंगे कि कौन सा इनका नक्षत्र जो है डोमिनेटिंग नक्षत्र कितने और इजी नक्षत्र कितने हैं। मोस्टली वाटर साइन वाले नक्षत्र इजी नक्षत्र होते हैं, अर्थ एलिमेंट वाले नक्षत्र इजी नक्षत्र होते हैं, चंद्रमा के नक्षत्र इजी नक्षत्र होते हैं, ठीक है ना। चंद्रमा के सारे नक्षत्र इजी होते हैं। तो इनके केस में एक अश्लेषा नक्षत्र है जिसमें इनका बुध बैठा हुआ है, ठीक है। और अश्लेषा भी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं है, मगर अश्लेषा में एक बेनिफिट ये है कि अश्लेषा वालों की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, अश्लेषा वाला किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, वो या तो अश्लेषा नक्षत्र वाले की तरफ ही अट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये इनका मरकरी है अश्लेषा नक्षत्र में, इसका जेमस्टोन भी अपनी अंगुली में इन्होंने पहना हुआ है, रिंग में। तो ये जो नक्षत्र है, ये नक्षत्र काम ये करता है, इसकी ऐसे इंसान की तरफ लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, बहुत बातें करते हैं उसकी, कहीं से भी आएंगे लोग उसकी तरफ देखने लग जाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है। मतलब अटेंशन सीकर एक होता है, आप ज़बरदस्ती आप कर रहे हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। तो अश्लेषा वालों के साथ ऑटोमेटिक होता है। चाहे ये तो बहुत खूबसूरत है, बट अगर वो इंसान काला भी है, मोटा भी है, भद्दा भी है, तब भी, काला है, कोई मोटा है, गंजा है, तब भी ये चीज़ अप्लाई होगी। इसके अलावा हम नक्षत्र से ये चेक करेंगे कि इनके डोमिनेटिंग नक्षत्र कौन कौन से इसमें इसमें अश्लेषा के अलावा मुझे और कोई डोमिनेटिंग नक्षत्र नहीं दिख रहा है। विशाखा इजी है, मघा, मृगशिरा, अश्विनी, श्रवण, हस्ता, आद्रा, मूला। मूला थोड़ा बहुत है, आद्रा भी नहीं है, चित्रा भी नहीं है, अनुराधा भी नहीं है, उत्तराफल थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत। मगर प्लूटो का है, वर्गो का, इट्स ओके। रिजल्ट जब चेंज होंगे जब प्लूटो के पास अच्छी पावर हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे नक्षत्र का विश्लेषण हमने देखा कि इसमें डोमिनेटिंग नक्षत्र नहीं है। इसका मतलब इनकी खुद की पर्सनालिटी भी अच्छी है और इनको ज़्यादातर लोग भी इजी टाइप के ही मिलेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं मिलेंगे। इनको हार्ड अगर मिलेंगे भी तो कहाँ मिलेंगे, इनको हार्ड मिलेंगे मरकरी वाले, कर्क राशि वाले, अश्लेषा वाले, जितने में इनको वो लोग पसंद आएंगे, मगर वो इनके लिए हार्ड भी होंगे। अश्लेषा वालों को लोग समझ नहीं पाते अच्छे से ये सारी चीज़ें। मघा, सन लियो मघा, यहाँ पे मघा भी थोड़ा डोमिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं अश्लेषा, मघा एंड उत्तराफल, ये 3 नक्षत्र हैं। ये हाई डोमिनेटिंग में नहीं है, लोअर डोमिनेटिंग में है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। कस्पल पोजीशन वाला चार्ट। कस्पल पोजीशन वाला चार्ट क्या होता है, इसमें हमको ये देखना है किस हाउस के पास पावर है, किसके पास नहीं है। मतलब जिसे हम समझ रहे हैं कि यार इसमें 3 प्लैनेट बैठे हुए हैं, ये तो बहुत स्ट्रांग होगा, बट कस्पल पोजीशन वाला चार्ट खोलो, उसमें देखो क्या है, 9th हाउस की क्या स्थिति है। तो यहाँ पे 9th हाउस को क्या बता रहा है, सिर्फ 84, और फर्स्ट हाउस को 204। फर्स्ट हाउस में तो इनके कोई प्लैनेट बैठा भी नहीं है, तो यहाँ पे हाउस की पावर तो है नहीं, 84 ही है, ठीक है ना। बट अब आप ये देखिए 9th हाउस में तो यहाँ पावर आई नहीं, इसका मतलब 9th हाउस के पास कोई पावर नहीं है। अब फर्स्ट हाउस की पावर देखो 204, सेकंड की 233, तीसरे की 264, चौथे की 295, पाँचवें की 328, छठवें की 358, सेवन्थ 24, 8 53, 9 84, 10 115, 11 148 और 12 है 178। मतलब 1 से लेकर 6 हाउस तक इनके पास पावर है। फिर 7th में नहीं है, 8th में नहीं है, 9th में नहीं है। इसका मतलब 7th में नहीं है तो शी इज़ नॉट अ वेरी गुड बिजनेसमैन। 7th हाउस की पावर मैरिड लाइफ को भी दिखाती है। मान लो अगर किसी के पास पावर अच्छी है, 358 की पावर जो 6 में है वो 7 में आ जाए, तो कितना ही लड़ाई झगड़ा कर लो, रिश्ता नहीं टूटेगा। कुछ भी हो, हस्बैंड मोटा हो, लड़की मोटी हो, ये है वो है, 10 चक्कर चला रखे हैं, ये है वो है, चलती रहती गाड़ी।
ठीक है ना। मेरा ये मानना है जहाँ पे पावर नहीं है वहाँ पे वो चीज़ ही नहीं है, ठीक है ना। 8000 पावर नहीं है तो शॉर्टकट मनी, एक मूवी करके इनको 50 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। मान लो कोई मूवी ऑफर हुई, उसमें 50 लाख रुपए मिल रहे हैं, और अब इनको एक या दो ब्रांड्स मिले, उन्होंने बोला कि हमारे साल भर में आपको 2-4 एड्स जो भी करने होंगे वो करने होंगे, उसके आपको 40 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये वाली सिचुएशन 8 हाउस पे आती है। तो यहाँ पे 53 है 8 की पावर, तो दैट्स नॉट वेरी गुड। 9 की पावर भी कम है 84। 10th हाउस की पावर ठीक है 115, हाई नहीं है। शी इज़ नॉट अ वेरी वर्काहोलिक, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वर्काहोलिक नहीं है। 11th हाउस की पावर 9th हाउस 10th हाउस से ज़्यादा है, मतलब काम कम है, मेहनत ज़्यादा, फ़ायदा ज़्यादा है। और 12th हाउस की अच्छी है 178, तो जो फ़ायदा आया है आपकी लाइफ में आप उसको इंजॉय भी कर सकते हो, पैसा जोड़ भी पाओगे इस तरह से, ठीक है ना। तो ये हुआ कस्पल वाला हाउस की पावर को चेक करने के लिए। नेक्स्ट चेक करेंगे प्लैनेटरी पोजीशंस। अभी प्लैनेटरी पोजीशंस में क्या होता है, प्लैनेट की पावर देखेंगे इसमें हम। पोजीशंस इन पावर, सन कितने का 126 का, मून है इनका 60 का, मार्स है 10 का, मरकरी है 116 का, जुपिटर है 280 का, वीनस है 161 का, एंड सैटर्न है 168 का, राहु है 251 का, केतु है 71 का, यूरेनस है 176 का, नेपच्यून है 221 का, और प्लूटो है 159 का। यहाँ पे नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो गेम चेंजर है, क्योंकि इनके पास पावर है। अगर इनके पास पावर नहीं होती तो कुछ नहीं होता। अब मैं आपको समझाऊंगा, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से आप समझें इसको। एस्ट्रोलॉजी में लोग ढंग से नहीं समझते हैं, कोई भी जेमस्टोन पहन लेते हैं, फिर कभी उनके साथ तो अच्छा होता है, उनके घर में कुछ बुरा होने लग जाता है। तो इसीलिए कहते हैं सब चीज़ ढंग से समझो। आप एक 20,000 का 50,000 का जेमस्टोन ला के पहन लेंगे, आपके लिए तो अच्छा कर रहा है, मगर पता चले उसकी वजह से आपके घर में दिक्कत हो गई, आपकी बहन का घर टूट गया, आपके घर में कोई दिक्कत आ गई, घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझो, मैं आपको आगे समझाऊंगा मैं ये जो कह रहा हूँ ये कैसे अपन एनालाइज करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे सन की पावर 126, सबसे ज़्यादा पावर है 280 जुपिटर के पास, फिर है राहु के पास 251, फिर नेपच्यून के पास है 221, बस, और किसी के पास ज़्यादा पावर नहीं है। बट अब यहाँ पे बट है, ये बट क्या कहना चाहता है, अगर कोई प्लैनेट जैसे जुपिटर और वीनस, ये दोनों के दोनों नक्षत्र किसका लिए हुए हैं, मून का, तो ये दोनों के दोनों मून के पास सिर्फ 60 की डिग्री का पावर है। तो अब मून में 280 भी जोड़ लो, 161 भी जोड़ लो, और ये 60 भी जोड़ लो मून का। अब मून की पावर इतनी हो गई, मगर ये पावर इनडायरेक्ट है। मून अपनी पावर जो देगा वो देगा 60 की। इनडायरेक्ट पावर कहाँ से मिल रही है उसको, नेपच्यून से भी मिल रही है 221 की, जुपिटर से मिल रही है और वीनस से मिल रही है। तो जुपिटर और नेपच्यून की अगर 200-200 भी करें 400 हो गई, और वीनस का 100 और डाल दें तो 400, 500, और इनका जो थोड़ा बहुत ऊपर से है वो भी डाल दें तो 500, 550, 600 की पावर हो रही है मून के पास, ठीक है ना, मतलब माँ के पास ऐसे। मगर ये पावर इनडायरेक्ट पावर है, जब तक आप इसके कारक को यूज़ नहीं करोगे ये पावर क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से सारी डिग्री निकाली जाती है, प्लैनेट कितना स्ट्रांग है कितना वीक है ऐसे पता चलेगा, ठीक है। तो हमें ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। अब हम देखना चाहें भाई मार्स के पास क्या पावर है, तो मार्स के पास सिर्फ 60 की है, सॉरी 10 की। तो मार्स के पास 10 की तो है, बट और देखो मार्स के नक्षत्र में कौन है, यूरेनस, कितना दे रहा है 176। तो 176 की पावर मार्स के पास भी है, 200 पे आ गया लगभग, वो 200-250 तक आ गया मार्स भी, 200, 176, ये 200 ही मान लो, ठीक है, क्योंकि और कोई प्लैनेट मार्स के नक्षत्र में नहीं बैठा। अब राशि, राशि को भी इम्पोर्टेंट है, राशि भी इंक्लूड होगी।
सेम पावर के साथ, बट ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट कब होगी? राशि डायरेक्ट इंक्लूड होगी, नक्षत्र डायरेक्ट इंक्लूड नहीं होगा। जैसे मंगल की राशि में कोई बैठा है क्या? आप देखो, मार्स राशि उसकी खुद की है, मार्स की, ठीक है। और कोई नेपच्यून 221 का मार्स की राशि में, तो ये ऑटोमेटिक मंगल की राशि को मिलेगा, जिस राशि में वो बैठा है, मेष है या वृश्चिक है, जो भी है, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे प्लैनेटरी पोजीशन को। अब नेक्स्ट है हाउस सिग्निफिकेटर। हाउस सिग्निफिकेटर क्या बताता है? कौन से हाउस में कितने लोग उस हाउस के रिजल्ट देने में पावर रखते हैं। तो आप देखेंगे इनके 2nd, 8th, 10th और 7th में सिर्फ 2 दे रहे हैं, मून और मार्स। अच्छा दे रहे हैं, ख़राब दे रहे हैं, वो आगे देखेंगे, ठीक है। मगर फिलहाल ये दोनों प्लैनेट 7th हाउस का रिजल्ट देने के लिए रेडी हैं। 2nd का है मून, मार्स, शनि, राहु, केतु। 8th का सन, मून, मार्स, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु। 10th का हो गया सन, मून, मरकरी, जुपिटर, वीनस। 11th का सन और वीनस, ठीक है। बाकियों में एक एक है। तो इस तरह से हमें सारी चीज़ पता होनी चाहिए कि हम जिस प्लैनेट का जेमस्टोन पहन रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, पूजा करा रहे हैं, वो प्लैनेट हमारे कौन कौन से हाउस को पकड़ रहा है। मान लो हमको रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमें उसको करना भी नहीं है, ठीक है ना। अब आते हैं प्लैनेट सिग्निफिकेटर पे। ये बताता है कि प्लैनेट आपका कौन सा ख़राब है, कौन सा सही है। इसमें जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि सन का क्या है, 8, 10, 1, 11। मून का 6, 2, 6, 7, 8, 10। मार्स का 2, 6, 7, 8। मरकरी का 9, 10, 12। जुपिटर का 3, 6, 8, 10। वीनस का 1, 8, 10, 11 और सैटर्न का 2, 4, 5, 8। राहु केतु का 2, 8, 2, 8। अब यहाँ पे हमको ये देखना है ख़राब कौन से। तो ख़राब वो हैं जो एक साथ 6 से 12 दे रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन जो 6, 8, 12 दे रहे हैं, सेकंड कंडीशन ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ख़राब में कौन आएगा? मून आएगा 6, 8। मार्स आएगा 6, 8। जुपिटर आएगा 6, 8, ठीक है। सेकंड वाले नियम पे कौन कौन सा आएगा? सन और वीनस और शनि और राहु केतु, ठीक है। बट ये लोग इतना डैमेज नहीं करेंगे जितना ये करेंगे, क्या बोलते हैं, मून, मार्स और जुपिटर। इनकी पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने पीछे वाले आपको भी थोड़ी देर में पहले बताया था कि इनकी पावर कितनी आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट चार्ट हम देखते हैं भावबल टेबल। भावबल टेबल क्या होता है? इसमें हमको बस ये देखना है कि जो हमने हाउसेस के रिजल्ट निकाले थे कि भाई इनका फर्स्ट हाउस की पावर ज़्यादा आ रही थी, 9th हाउस की कम आ रही थी, उस चीज़ को ये कितना ओके कर रहा है। जैसे इसमें 9th हाउस की पावर कितनी आ रही है? 2, 4, 4, 9, 2। इसका मतलब ये तो कह रहा है कि 9th हाउस में इनके पावर है। बट हमने जो पहले वाला चार्ट देखा था जिसमें हमने चेक किया था इनका हाउसेस का, उसमें कम आ रहे थे। तो यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो फिर वो मिक्स में रिजल्ट आते हैं, ठीक है। मोस्टली उस चार्ट के अकॉर्डिंग ही आएंगे। बट ये हाउस क्या है, हम चीज़ों को क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब जैसे इनके फर्स्ट हाउस में कितनी पावर दिखा रहा है? ये 349। और सबसे ज़्यादा किस में दिखा रहा है? 11th हाउस में 615। दैट मीन्स 11th हाउस इनका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर नहीं, 11th हाउस इनका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। पहले वाले चार्ट में हमने देखा था 11th से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 12th वाला था, ठीक है ना। यहाँ पे इसमें हमको बस वो यही देखना है कि भाव अधिपति बल जो लिखा हुआ है, इसमें सबसे वीक कौन सा है और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, उसको हमें कस्पल वाले से, जो हाउस वाला जो चार्ट था, उससे हमें क्रॉस चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन बनाना है, ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अब आप बताओ। और एक बात और मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इनके ज़्यादातर प्लैनेट्स नक्षत्र वाले टेबल में हो, आप देखोगे ज़्यादातर प्लैनेट इनके अच्छे वाले प्लैनेट्स हैं, मतलब नक्षत्र इजी, किसी ने मदद नहीं मांगी फिर भी इन्होंने मदद कर दी। कोई कमज़ोर दिखा उसकी मदद कर दी, किसी ऐसे की मदद कर दी जिसने शायद मदद मांगी भी नहीं थी। तो इस तरह के ट्रेड्स किसके होते हैं? उन नक्षत्रों के होते हैं जो डोमिनेट नहीं होते।
जैसे विशाखा नक्षत्र है, ये बहुत अच्छा नक्षत्र है, जुपिटर का है ये। जुपिटर ख़राब है, डेफिनेटली ये नक्षत्र इनको प्रॉब्लम देगा, मगर इस नक्षत्र के जो ट्रेड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। लोग इनको, आप इनके चार्ट्स को देखो, इनके इस नक्षत्र वाले टेबल को देखो, इसमें ज़्यादातर प्लैनेट्स इजी हैं, नक्षत्र इजी वाले नक्षत्र हैं, ठीक है ना। जैसे पूर्वाषाढ़ा है, भरणी है, ये नक्षत्र बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, इनकी बात नहीं मानोगे तो छोड़ेंगे नहीं तुमको, बट ऐसा कोई नक्षत्र इनके चार्ट में नहीं है, ठीक है ना। लोग जज करते हैं, किसी भी सेलिब्रिटी को बदनाम करते हैं, इनकी लाइफ नहीं देखते कि इन्होंने कितने सेक्रीफाइस किए हैं, इतना सब कुछ किया है, इनके ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं, कुछ भी बकवास करते हैं। अरे मेरी मत मानो, आप इनका चार्ट देखो, चार्ट से समझो। इनकी बॉडी कस्पल पोजीशन की बात करता हूँ, अब आओ, इनकी बॉडी में 204 की एनर्जी इनबिल्ड है, मरते दम तक रहेगी। इनको किसी भी काम करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाउडर, विटामिन, इंजेक्शंस बॉडी को वो करना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी 204 की पावर है, ये पावर मरते दम तक रहेगी भाई, ठीक है। 5th हाउस में इनके 328 है, इनकी वजह से इनके बच्चे ग्रोथ खाएंगे, ग्रोथ मिलेंगी, उठेंगे, ग्रोथ खा के ऊपर आएंगे, मतलब क्योंकि ये अपने बच्चों को 328 की पावर दे रहे हैं। कस्पल पोजीशन से हम ये पता लगा सकते हैं कौन सा हाउस आपका पावरफुल है। वो हाउस आपको तो रिजल्ट देगा, उससे जो चीज़ जुड़ी हुई है उसको भी देगा, समझ रहे हो। अगर 7th हाउस में इनके 400 की पावर होती तो इनका जो भी पार्टनर होता उसकी लाइफ इनकी वजह से बहुत अच्छी चल रही होती, बहुत अच्छी। बिजनेस, अगर वो बिज़नेस कर लेता तो और भी अच्छी, ठीक है ना। 5th हाउस में ये अपनी 328 की पावर खुद को तो दे ही दी, अपने बच्चों को भी दे दी है, उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ऑलरेडी उनको 328 की पावर मिल रही है। ये सारी चीज़ देखो। और शॉर्टकट वाला एक जो हाउस होता है वो 8th हाउस, वो इनके लाइफ में बहुत वीक है। ये बहुत सीधी हैं, ये बहुत सीधी हैं, बहुत अच्छाई में बिलीव करने वाली है। 8th हाउस जिसका बहुत हैवी होगा, 300 का, 400 का, ऐसा इंसान हमेशा यही सोचेगा कि मैं ये काम कर लेता हूँ, पैसे इससे ले लूँगा, कागज़ इसके नाम पे बनवा दूँगा, और फ़ायदा होगा तो मैं अपने अकाउंट में डाल लूँगा। हमेशा ऐसा इंसान ऐसा होता है, शॉर्टकट वाला काम दूसरों के मत्थे पे करता है, पैसा इससे ले लूँगा, फाइनेंस इससे करवा लूँगा। अब इनका 8th हाउस बिल्कुल वीक है, 4th हाउस स्ट्रॉन्ग है इनका, ठीक है। बहुत देश प्रेम है इनके अंदर। 4था हाउस अपने घर को, अपनी जन्मभूमि को बताता है, बहुत देश प्रेमी है, ट्रू इंडियन, ठीक है ना। 8th हाउस वाला कोई मतलब नहीं है देश से। 12th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस हो गया, 11th हाउस हो गया, इनको देश से कोई ख़ास मतलब नहीं है, अपने घर से कोई ख़ास मतलब नहीं है। अब मान लो किसी का 4th हाउस में 40 की डिग्री है, ठीक है, 8th हाउस में उसकी 300 की डिग्री है, तो उसको विदेशी पसंद आएंगे, उसको नहीं रहना इंडिया में, ये है, ठीक है ना। तो लोग बदनाम करते हैं ऐसे, ये नहीं देखते कि वो इंसान खुद कैसा है, कैसा कर रहा है। इनकी बॉडी बहुत रिस्पॉन्सिव है, 204 की पावर है, 2nd हाउस में भी 233 की पावर है, तो भाई इनको खुदा ने, भगवान ने बहुत अच्छी बॉडी दी है, बहुत अच्छा एक दिया है इनको, जिसकी ऑटोमेटिक पावर इनके पास बहुत अच्छी है। कई लोग होते हैं जिनके पास 1st हाउस में पावर होती है 50 की, वो बंदा पहले एक्सरसाइज करने से पहले 3 चम्मच अश्वगंधा खाएगा, 4-5 गिलास पानी शिलाजीत के पिएगा, फिर कोई 2-3 टैबलेट खाएगा, फिर वो कोई कुछ थोड़ा गर्मी में बैठेगा, फिर जाके वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेगा, तब उससे एक्सरसाइज होगी, क्योंकि बॉडी में एनर्जी नहीं है, ख़त्म। तो इस तरह इसलिए कहता हूँ, हर चीज़ को समझो, कौन सा हाउस आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वो है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताएं, और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, माय टीम विल डेफिनेटली हेल्प यू, एंड
एस्ट्रोलॉजी से आप अपनी लाइफ को बहुत ईजी बना सकते हैं, बट शर्त यह है कि आप अपनी हर चीज़ का अच्छे से एक्सप्लेन करें एस्ट्रोलॉजर को कि सर मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं हो रही है। फिर वो ज्योतिष उस एरिया से रिलेटेड सारी चीज़ें चेक करके आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। ज्योतिष बहुत मदद करता है, बहुत ज़्यादा, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्लैनेट क्या स्टोरी बना रहा है। आपको सारा पता होना चाहिए, ये नहीं कि बस पंडित जी, ज्योतिष महाराज, एस्ट्रोलॉजर प्लीज़ एक जेमस्टोन बता दो। क्यों भाई, जेमस्टोन ही सब कुछ करेगा क्या? नहीं, हर जगह पर जेमस्टोन काम नहीं करता। जेमस्टोन रिजल्ट देता भी है तो कई बार रिजल्ट ले भी लेता है, और जेमस्टोन को ऐसे नहीं पहनते हैं। लोगों को लगता है बस एक स्टोन डाल लो काम हो गया। नहीं, स्टोन से आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, स्वभाव चेंज हो जाएगा। आप पहले गुस्सा नहीं करते थे, अब आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लग गए हो। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके घर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक, और आज जब से आपने स्टोन डाला 2 दिन से ही लड़ाई हो रही है। तो ये सारी चीज़ें समझो। पहन आप रहे हो, रिजल्ट कोई और दे रहा है। जेमस्टोन पहन सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट पूरा एनालाइज करने के बाद। और जेमस्टोन की जिम्मेदारी एस्ट्रोलॉजर को लेनी पड़ती है। कोई भी बात है, कुछ भी है, कोई भी गलत हुआ एस्ट्रोलॉजर जिम्मेदार है। अगर जेमस्टोन 35,000 रुपये का है तो एस्ट्रोलॉजर आपसे 40,000 रुपये ले ले, मगर जिम्मेदारी ले कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ नहीं होगा। डेली फ़ोन कर करके पूछा भाई कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जिम्मेदारी को लेना नहीं चाहता, लोग बाग टाइम पास करते हैं। टाइम पास मत करो, ज्योतिष है, आपकी लाइफ है। सारी आपकी लाइफ आपके सामने आ गई है, आपकी कुंडली से, आपके इन चार्ट्स से। मैं इसीलिए इतने सारे चार्ट्स दिखा के आप सब लोगों को सिखाता हूँ, समझाता हूँ, ताकि आप लोग अपनी लाइफ को बहुत सीरियसली लें। आप बार बार किसी रोड पे जाते हो, आपको एक्सीडेंट दिखता है, तो क्यों, क्या कनेक्शन है भाई? मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ, मुझे एक्सीडेंट दिखता है, लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं मेरे सामने, क्यों? 8th हाउस को चेक करो, उसके कनेक्शंस को चेक करो। हो सकता है किसी दिन दिखे नहीं, आपका खुद का होगा, या आपकी वजह से किसी और का एक्सीडेंट हो जाएगा। ये सब चीज़ें चेक करो। आप रात को कहीं पे भी जाते हो, आपको मरे हुए जानवर दिखते हैं, तो क्यों? ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक करो। लोग आपको बिना मतलब इंसल्ट करते हैं, क्यों? आपके दिमाग में होना चाहिए, क्यों? मैं इंसल्ट करने के लिए पैदा हुआ हूँ क्या? मेरे दिल नहीं है, मेरे कोई इमोशन नहीं है कि जब देखो जब मेरे कोई आप कह देते हो तो ज्योतिष से पूछो भाई ऐसा क्यों है, व्हाट कैन आई डू फॉर दिस। ऐसे थोड़ी जीऊँगा जी पूरी ज़िंदगी। माई लाइफ मैटर। कोई मेरा साथ दे या ना दे, बट मेरे प्लान तो मेरे साथ दे। कौन सा प्लानट मेरा सही है, कौन सा ख़राब है, बताओ मुझे, ढंग से बताओ। उसके 1000-2000 रुपये ज़्यादा ले लो, बट ढंग से समझाओ मुझे। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ को देखें, सीखें और समझें। आपको वीडियो कैसा लगा आप बताएं, और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछें, कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, हमारी टीम आपसे बात ज़रूर करेगी। थैंक यू।